हाँ तो व्यूअर्स, आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा पराइडिक प्रॉपर्टीज ऑफ पराइडिक टेबल। एलिमेंट्स जो है हमारे पराइडिक टेबल में बेटा, उनकी पराइडिक प्रॉपर्टीज को समझना। तो ये पराइडिक प्रॉपर्टी जो वर्ड है बेटा जी, ये पराइडिसिटी से बाहर आया है, या पराइडिसिटी से हमने इसको जनरेट किया है। पराइडिसिटी शब्द का मतलब क्या है वो समझिए कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब हम एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, टेबल में ऐसे ही अरेंज होता है, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक तरीके से रिपीट होती हैं, या आप कह सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। हो सकता है कि वो एक रेगुलर ट्रेंड में डिक्रीज हो रही हो या रेगुलर ट्रेंड में इंक्रीज हो रही हो, लेकिन एक रेगुलर ट्रेंड हमेशा पाया जाता है। तो पराइडिसिटी क्या होती है बेटा? एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपकी प्रॉपर्टीज का एक सिमिलर पैटर्न डिस्क्राइब होना, इस कारण पराइडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज एटॉमिक रेडियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा जी एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई एटॉमिक रेडियस होता क्या है। देखिए, आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, और ये मान लीजिए मेरा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है बेटा, इसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जूनियर क्लासेस में हम इसी तरीके से एटॉमिक रेडियस को पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन is called atomic radius। जो न्यूक्लियस से बेटा जी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन इसे निकालना हमारे लिए क्वाइट इम्पॉसिबल है, हम इसको निकाल ही नहीं सकते। अब आप सोचेंगे कि सर एटॉमिक रेडियस तो हम निकालते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बेटा कि क्या प्रॉब्लम आती है जब हम एटॉमिक रेडियस को निकालने की कोशिश करते हैं। पहली फर्स्ट प्रॉब्लम, जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, आप प्रीवियस लेक्चर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन शुड मूव इन दिस ऑर्बिट लाइक दिस, ऐसे मूव करेगा ना, ऐसे। सोच के देखिए भाई, वेव तो ऐसे ही ट्रेवल करेगी। तो ये क्या है बेटा जी, एक तरीके से वेव मोशन शो कर रहा है। तो आप सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो हर टाइम उसकी पोजीशन बदल रही है ना। स्टैटिक होता फिर तो हम समझ जाते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो जब वेव का नेचर होता है बेटा, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल है। और आपको वैसे भी पता है कि इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी मोशन होते हैं। ऐसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो रहा है। सोच के देखिए, मैं कह दूं भाई जो आपका फ्लोर है वहां से ये डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रहेगा हमेशा। तो ये बड़ा टफ काम है हमारे लिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑक्सीडेटिव और ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन। यू कैन से वाइब्रेशंस, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, कुछ भी कह सकते हैं। नंबर 2 बेटा जी, ऑर्बिटल में जब हमने ऑर्बिटल को डिफाइन किया था तो क्या कहा था बेटा? ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मोर देन 90% होती है। 90% से ज्यादा, 100 कभी नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन यही होगा आउटरमोस्ट, ये प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है मगर 100 नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा पूछे कि सर क्या ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, 2-4-5% पॉसिबिलिटी भी है। क्या सर यहां हो सकता है न्यूक्लियस से? यहां भी हो सकता है। क्या सर 10 किलोमीटर दूर हो सकता है? तो बहुत कम ही है बेटा, लेकिन चांस है कि वो हो सकता है। ठीक है, तो बाउंड्रीज जो है ना, वो एक तरीके से यू कैन से वो डिफाइंड नहीं है। नो एग्जैक्टली डिफाइंड बाउंड्रीज, नो एग्जैक्टली डिफाइंड बाउंड्रीज। जिसकी बाउंड्री ही डिफाइंड नहीं है तो सोचिए कैसे उसको डिटरमाइन करें। प्रॉब्लम नंबर 2 आ गई हमारे पास। क्लियर है ये चीज? तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा जी?
कि इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। तो जब भी इसके नेबरिंग एटमॉस्फेयर में आसपास से, सोच के देखिए, मान लीजिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन गुजर गया या कोई आयन मूव कर गया, हो सकता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या होगा, जो पास से गुजरने वाला आयंस है, एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए, और आपका इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर कोई कैटायन जाता है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, तो भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम ये है कि इसकी पोजीशन नेबरिंग एटमॉस्फेयर पे बहुत डिपेंड करती है, और यू कैन से इट्स रेडियस विल बी अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटमॉस्फेयर। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, सोच के देखिए, मान लीजिए फ्लोर से यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां से कोई नेगेटिव गया तो क्या होगा, रिपल्शन चेंज हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन गया, अट्रैक्ट हो गया, चेंज हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटमॉस्फेयर, नेबरिंग एटमॉस्फेयर। ओके, और आखिरी पॉइंट कि एटम जो होते हैं जनरली वो बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, उन्हें आइसोलेट करना, समझिए, यानी कि सेपरेट, एक क्लोरीन को सेपरेट करना, क्लोरीन किस फॉर्म में होता है, Cl2 की जमीन, एक क्लोरीन को सेपरेट करने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो उस दौरान क्या हो सकता है, उस एनर्जी से हो सकता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदल जाए। तो इट्स हार्ड टू आइसोलेट इंडिविजुअल एटम, और अगर एटम ही इंडिविजुअल नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे निकलेगी। तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या है बेटा, हार्ड टू आइसोलेट इंडिविजुअल एटम। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है बेटा जो हमारे एटम्स में आती हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही फाइंड आउट नहीं कर सकते। और अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, रेडियस भी हमारा फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि हमारे रेडियस के गलत होने के पूरे चांसेस हैं ड्यू टू दीज फोर फैक्टर्स। क्या बात समझ में आ गई? तो हम जो कहते हैं ना बेटा कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी निकाल लीजिए, रेडियस आ गया, इतना आसान नहीं है। ये सारे फैक्टर्स उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, कोई बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है यहां है, उससे आगे भी हो सकता है, उससे इनफाइनाइट तक हो सकता है। नेबरिंग एटमॉस्फेयर से बड़ा इफेक्ट होता है, कम ज्यादा होता रहता है थोड़ा बहुत। और हार्ड टू आइसोलेट इंडिविजुअल एटम, अलग से इंडिविजुअल एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से क्या होता है बेटा कि हम एटॉमिक रेडियस को सही से डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने आ गई। तो अब इसका एक अल्टरनेट ढूंढा गया कि भाई करें क्या, क्योंकि रेडियस तो निकालनी है। तो क्या डेफिनेशन तो यही है, लेकिन रेडियस को निकालने का जो तरीका है वो बदल दिया गया। कैसे, वो देखिए। उसके लिए क्या किया गया बेटा, उसके लिए हमने एटम्स को इंडिविजुअल की बजाय बॉन्डेड स्टेट में लेना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, एक तरीके से बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक एटम दूसरा लिया और इनका आपस में बॉन्ड बना दिया बेटा। ये थोड़ा सा यहां लेते हैं हम लोग, ये इस तरीके से हमने एटम को कंसीडर, और फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है d, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका एक का एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। लेकिन कब, जब दोनों एटम सेम हो। फॉर एग्जांपल ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आई? जब दोनों एटम सेम होते हैं तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई बॉन्डेड होने से वो चारों प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट होगी। जो 4 प्रॉब्लम थी ना हमारे पास रेडियस निकालने की, अब वो कैसे सॉर्ट आउट होगी वो समझिए। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या थी आपकी, भाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन। इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट कर रहा था या जो मूव कर रहा था वे मोशन, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन से बाउंड हो गया बेटा
तो वो जो वेव मोशन है उसका वो क्या हो जाएगा, बॉन्डेड स्टेट में आने की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बॉन्ड थोड़ी वाइब्रेट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया, समझिएगा बात को। तो क्या हुआ, पहली प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होगी कि भाई अब इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, वो फिक्स हो गया एक बाउंड्री के अंदर। नंबर 2 क्या था बेटा, देखिए मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है यहाँ पे और यहां इलेक्ट्रॉन है, हम ये मानते थे कि इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं उस तरफ से एक दूसरा एटम ले आऊं, सोच के देखिए यहां से एक एटम है, यहां से दूसरा एटम ला रहा हूं, तो क्या होगा, जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे ना बॉन्ड को। सोच के देखिए, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो पहले कहीं भी हो सकता था, सामने से ये कुछ ऐसा है, ऐसा देखिए, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, ये पहले कहीं भी हो सकता था, यहां 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 कहीं भी, ये प्रॉब्लम है। पर मैंने क्या किया, मैं सामने से एक और एटम ले लिया, हालांकि इसका इलेक्ट्रॉन भी, अब क्या होगा, ये नजदीक जब आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और ये इसके नजदीक आते आते कुछ ऐसा बन गया। तो सोचिए आउटर मोस्ट का अब इससे आगे जाने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको रिपेल करता हुआ अंदर की तरफ लेके आएगा, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो जो प्रोबेबिलिटी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो भी सॉल्व कर दो प्रॉब्लम। तीसरा बेटा जी, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, बॉन्ड बना चुके होते हैं, तो नेबरिंग आयन से वो अफेक्ट नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान, क्योंकि पहले तो वो इंडिविजुअल पड़े थे, फ्लक्चुएट कर रहे थे, नेबरिंग एटम आया वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी चाहिए, लेकिन बॉन्ड बनते ही उनकी एनर्जी एक तरीके से स्टेबल हो गई, तो अब नेबरिंग एटमॉस्फेयर उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ क्या थी, इंडिविजुअली आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, हमने किया ही कहा, हमने तो बॉन्डेड स्टेट ही उठा ली, हमने आइसोलेट किया ही नहीं। तो चारों की चारों प्रॉब्लम बेटा इस तरीके से हमारी बॉन्डेड स्टेट की वजह से सॉल्व हो जाती है, ये समझने के लिए है चीजें आपके। तो चलिए जी आगे देखते हैं। तो अब यहां क्या हुआ बेटा, इस तरीके से हमने एटम्स के बॉन्ड बनाया और फिर उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे 2 से डिवाइड करके हमारी एटॉमिक रेडियस आ गई। लेकिन कब, जब ये हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है जी, अगर हिट्रो एटॉमिक हुआ तो देख लेते हैं। इन केस ऑफ हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में ना बेटा 2 केस हो सकते हैं। पहला कि दोनों, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, कुछ ऐसा, ठीक है जी, ये इनके बीच का डिस्टेंस है डी और रेडियस क्या हो जाएगी, बट इस बार ये सेम नहीं है बेटा, एक ए है और एक बी है। जब ये अलग अलग एटम्स होते हैं ना उसे कहते हैं हिट्रो। तो अब यहां मान लीजिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, फिर भी थोड़ा बता देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की काबिलियत, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं पूरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है, समझिएगा इस बात को, तो क्या होगा, तो उस केस में दोनों का जो पुल होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने का वो बराबर होगा। तो यानी कि जो बीच में जो क्लाउड है, यहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, यहां ये ना इधर जाएंगे और ना इधर आएंगे, ये वहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। सोच के देखिए, कोई भी चीज है, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, कहां जाएगा चौक का बॉक्स, कहां जाएगा, बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा होता है, दोनों की पावर सेम है तो क्लाउड बीच में रहेगा। तो ऐसे केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से क्या करें, डी निकाल लीजिए और डी को 2 से डिवाइड कर दीजिए, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ। मैं इसका एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे मीथेन है, आप पढ़ेंगे आगे चल के, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, बिल्कुल नियर बाय, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं कह सकते। तो क्या होता है, अगर मुझे CH बॉन्ड निकालना है तो मैं बॉन्ड रेडियस निकालनी, तो बॉन्ड बनाकर उनके बीच की दूरी निकालूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन आ जाएगा और वही एटॉमिक रेडियस ऑफ हमारा हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आई? अगर एटॉमिक रेडियस निकालनी है, हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अलग होगी, फॉर एग्जांपल HCl आ गया बेटा, HCl है,
अब ये कोवलेंट बॉन्ड है समझिएगा, बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, यहां जो बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे चला जाएगा थोड़ा सा स्लाइटली क्लोरीन की, बॉन्ड अभी भी कोवलेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, यहां हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं एटॉमिक रेडियाई निकालने का। क्या होता है वो समझिए। तो हम यहां लिख देते हैं ए बी, ये ए है आपके पास, ये बी है, और मान लेते हैं कि भैया बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, यानी कि सेम नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। तो उस केस में जो एटॉमिक रेडियाई निकलती है बेटा, या बॉन्ड लेंथ कहेंगे हम, ए और बी, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 इंटू जाई ए माइनस जाई बी होती है। ये हमारे पास अच्छा, ठीक है। अगर b ज्यादा ले रहे हैं तो समझिएगा बेटा, तो यहां b लिखिए b और यहां a लिखिए, और अगर आप a को ज्यादा मान रहे हैं तो पलट दीजिए, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले और कम वाली, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो ये समझिए कि ऐसा क्यों होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना बेटा, समझिएगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच के नजदीक आ जाता है। तो मान के चलिए जैसे कि ये है, अब एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच के नजदीक ला रहा है, तो सोच के देखिए उसके और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो जाएगी। जब भी कोई चीज खींचती है, मान लीजिए मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, बीच का डिस्टेंस कम होगा। नॉर्मली वो डिस्टेंस क्या होता था, ए और बी के बराबर, लेकिन अब क्या हुआ, वो थोड़ा कम हो गया, इसीलिए माइनस वैल्यू। और किस बेस पे डिपेंड है ये कम होना, ये उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होता है। ऑब्जेक्टिव में बेटा इस पे क्वेश्चन आने लग गए हैं, ये ध्यान रखना। बट केस क्या है, हेटेरोएटॉमिक विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेटेरोएटॉमिक विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और होमोएटॉमिक एक ही तरीके से चल, ठीक है जी। तो ये होता है बेटा, इस तरीके से हम अपने एटम्स की रेडियाई निकाल सकते। निकालने के लिए वो आपको डाटा देगा। अब यहां क्या करेगा समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे देगा आपको, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे के ये पूछ सकता है। इतने सारी वैल्यूज हैं, कोई भी एक वैल्यू आपसे, कोई भी एक वेरिएबल आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैल्यू वो आपको देंगे, आपको तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये तो था बेटा एक मोटा मोटा एस्पेक्ट्स। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियाई कितने तरीके की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज प्रेजेंट। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग समझे तो टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई में सबसे पहले हमारे पास आता है कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस। नंबर 2 वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस। Number 3 you can say metallic radius, and the fourth one is called ionic radius, ionic radius, ठीक है जी। तो 4 तरीके की रेडिएशन बेटा जो हमें रेडियस है जो हमें पढ़नी है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या होती है, कैसे स्टडी होती है, और पीरियोडिक टेबल में कोवलेंट रेडियस का एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा कोवलेंट रेडियस। देखिए, कोवलेंट रेडियस इज द रेडियस which is present between two covalently bonded atoms। वो एटम जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनके बीच का जो रेडियस होता है वो होता है कोवलेंट रेडियस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का केस हो सकता है। और रेडियस क्या हो जाएगी, डी बाई। देखिए, कई बार बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर एक बात बताओ कि भाई ये मान लीजिए मेरा कोई एटम है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये कोई दूसरा एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस हुआ, ये इसका रेडियस हुआ। जब हम इन्हें नजदीक ला रहे हैं तो ये कुछ ऐसे बन रहे हैं, ठीक है जी। ये अब हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं
क्या ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इन दोनों के बराबर है? सोच के देखिए, आप ओवरलैपिंग हो रही है ना। देखिए ऐसे थे, ओवरलैपिंग में क्या होगा, ये थंब को न्यूक्लियस मान लीजिए, तो क्या हो रहा है, बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। तो कह रहे हैं सर क्या हम इस वैल्यू को इसके बराबर मान लें? सही है, माननी पड़ेगी। रीजन देखिए, एक्चुअली में समझिए रेडियस होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की दूरी। ये कोई फिक्स पाथ नहीं है बेटा, ये वो पाथ है, ये वो दूरी है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब बॉन्डेड स्टेट में आए, समझिएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक दूसरे के नजदीक आके इलेक्ट्रॉन अब यहां आ गए हैं बेटा। ये इमेजिनरी पाथ होता है, फिक्स नहीं होता है। जहां तक इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है वो इमेजिनरी मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर बीच में आ गए, समझ के देखिए, तो डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये वैल्यू दोनों का सम हमें बड़ा लग रही है, नहीं भाई। जब बॉन्डेड बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को फ्लक्चुएट करते हैं। ये पोजीशन इमेजिनरी होती है, ये बॉन्डेड पोजीशन है, और हम बॉन्डेड रेडियस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो ये प्लीज आप अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लें। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा जी जो भी रेडियस आती है उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है होमोएटॉमिक है तो सीधा यही जो नॉर्मल उसमें होता है, हेटेरोएटॉमिक है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है जो नॉर्मल रेडियस में होता है वही, और अगर हेटेरोएटॉमिक है और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज DAB, यानी कि हम DAB निकालते हैं RA प्लस RB माइनस 0.9 इंटू दैट इज XA माइनस XB। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है बेटा, द रेडियस इन कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इनका ट्रेंड क्या है। एक बार आप रेडियस को समझ लीजिए, या दूसरे शब्दों में हम कोवलेंट रेडियस समझे तो जो मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनकी रेडियस जब स्टडी होती है तो वो कोवलेंट रेडियस। ठीक है जी। नंबर 2, वंडरवाल रेडियस। तो देखिए वंडरवाल रेडियस क्या है, जनरली ये दो कंडीशन में हम इसे स्टडी करते हैं। एक बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और बिटवीन नोबल गैसेस, और यू कैन से इनर्ट गैसेस। जनरली आपको इसको इनर्ट गैसेस की ही तरीके से समझना है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई इनर्ट गैस है बेटा, हीलियम। ठीक है जी, हीलियम। तो मान लीजिए ये हीलियम का एटम हो गया मेरे पास। अब दूसरा हीलियम ये हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये बॉन्ड बना ले। क्यों? क्योंकि बॉन्डेड स्टेट में निकलती है रेडियस। तो मैंने क्या किया, इनको नजदीक लाने की कोशिश। जब ये नजदीक आते हैं बेटा नोबल गैसेस, समझिएगा, क्योंकि ये बाय नेचर इनर्ट होते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इनका ऑक्टेट पूरा होता है, स्टेबल होते हैं, तो ये जर्नली, एक्सेप्शंस बाद में पढ़ेंगे आप, ये जर्नली क्या है बेटा जी, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो जब हम इन्हें नजदीक लाते हैं ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इन्हें इतना नजदीक ला पाते हैं, इतना। अगर इससे ज्यादा नजदीक लाते हैं ना बेटा तो फिर रिपल्शन हो जाता है। किसमें? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोचिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन प्रोटॉन को, और ये और नजदीक आने के चक्कर में दूर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि चलो भाई जितना आ रहा है उतना तो लाओ। तो हम इन हीलियम्स को, दो हीलियम को बेटा जी मैक्सिमम यहां तक ला सकते, और फिर क्या करते हैं, यही हम अपना डी मान लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाती है हमारी रेडियस, दैट इज वंडरवाल रेडियस। ठीक है, तो वंडरवाल रेडियस समझ में आया। नोबल, अब नोबल गैसेस की या मॉलिक्यूल, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल है बेटा, H और H है, और दूसरा H और H है, H2 के दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब H2 भी आपस में बॉन्डिंग नहीं कर सकते, तो क्या होगा, मैक्सिमम जितनी नजदीक ला सकते हैं हम इन्हें मैक्सिमम उतना नजदीक ले आते हैं, H और H, H और H, और इनके बीच की जो दूरी है उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं निकालने नहीं है, समझने हैं कि एक्चुअल में रेडियस कितने तरीके की होती है। दोबारा समझिए,
इंडिविजुअल एटम की रेडियस नहीं निकाली जाती बेटा, तो हमने क्या किया, बॉन्ड बनाने शुरू कर दिए। बॉन्ड में अब हमारे पास कोवलेंट आ गई, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। उसमें दो तरीके के आ गए, एक होमोएटॉमिक, एक हिट्रो। हिट्रो में भी दो हो गए, एक जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दूसरा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट। ठीक है। उसके बाद वंडरवाल। वंडरवाल कहां पाई जाती है, नोबल गैसेस में, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, वंडरवाल रेडिएशन करते हैं। चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे। अब मान लीजिए दो एटम्स का तकरीबन साइज बराबर है, ठीक है, ये मान लीजिए ये साइज है, ये दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, मान के चल कुछ भी ए मान लिया हमने, और दूसरे एटम्स है बी और बी। इन दोनों का साइज यानी कि ए और बी का साइज नियरली बराबर है, बट ये बना रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड और ये बना रहे हैं वंडरवाल। तो कैसा होगा, देखिए एक मिनट के लिए अगर हम समझें तो ये तो क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग, और ये क्या करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां तक जा पाएंगे। तो बताइए कोवलेंट और वंडरवाल में कौन सी रेडियस बड़ी होती है, सोच के। कोवलेंट रेडियस इज समथिंग लाइक दिस, ये बॉन्ड बन गया, ओवरलैपिंग हो गई, ये न्यूक्लियस के बीच की दूरी डी। अब वंडरवाल में क्या होगा, मैक्सिमम यहां तक आ सकते हैं। सोचिए ये कोवलेंट, ये वंडरवाल, ये कोवलेंट, ये वंडरवाल, बीच की दूरी किसमें ज्यादा है, सोच के बताओ बताओ, वंडरवाल बहुत बड़ी। तो वंडरवाल रेडियस ऑलवेज कीप इन माइंड, इनका जो रेडियस होता है बेटा वंडरवाल का, वो हमेशा कोवलेंट से ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो वंडरवाल रेडियस क्या होती है, एक्चुअली में ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में होती है, नियर बाय जितना नजदीक क्लास के वहां बॉन्ड बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियस। ठीक है, तो थर्ड रेडियस की बात करते हैं बेटा जी, मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं। क्या होता है मेटेलिक रेडियस, अब देखिए मेटेलिक रेडियस क्यों आया वो समझिए, या इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या कोवलेंट से काम नहीं चल रहा या ज्यादा से ज्यादा वंडरवाल से काम नहीं चल रहा। देखिए मेटल की एक प्रॉब्लम है, मेटल जनरली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई वंडरवाल का तो कांसेप्ट ही खत्म हो गया। दूसरा, मेटल जो होते हैं ना बेटा, दे आर विलिंग टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हैं। मेटल की डेफिनेशन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो दे आर नॉट विलिंग टू शेयर इलेक्ट्रॉन, और कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जनरली कोवलेंट रेडियस के दायरे में नहीं आते हैं, तो हमने इनकी रेडियस को अलग ही तरीके से स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। ठीक है, बात समझ में आ गई क्यों अलग से पढ़ना पड़ा। देखिए अभी तक दो रेडियस है, एक वंडरवाल एक कोवलेंट। वंडरवाल क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो नोबल गैसेस में है। कोवलेंट क्यों नहीं है, कोवलेंट में तो शेयरिंग होनी है। मेटल क्या होते हैं बेटा, मेटल्स ना तो वंडरवाल की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि ये नोबल गैस नहीं है, और ना ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से आयनिक बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। तो इनकी रेडियस को नाम दिया गया मेटेलिक रेडियस। कुछ ऐसा सिस्टम होता है बेटा यहाँ पे, ये मान लीजिए मेरे पास दो आयरन के एक तरीके से आयंस हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका आउटरमोस्ट, ये इसका आउटरमोस्ट, ये मान लीजिए इनका न्यूक्लियस। अब एक्चुअल में क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में घूमते रहेंगे, सोच के देखिए, यहां इस पाथ में सर्कुलेट करेंगे, ये मान लीजिए यहां सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 यहां भी आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ना, ऐसे ये भी। तो जब वो यहां होगा तो सोचिए वो इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, और यू कैन से अफेक्ट कर रहा होगा, और थोड़ा इसको भी अफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया ना, कहीं ना कहीं यहां आ गया। सोच के देखिए, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, बराबर सी दूरी है दोनों के बीच में, तो वो इस न्यूक्लियस को भी अफेक्ट करेगा और इसको भी अफेक्ट करेगा। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, इनकी जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी शफल कर जाए। क्लियर है, दोबारा समझाता हूं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन दो दो क्यों बल्कि चार, मान लीजिए यहां है कोई और यहां है कोई, यहां ये न्यूक्लियस है, इसको भी और इसको भी, चारों को थोड़ा थोड़ा अफेक्ट कर रहा होगा बेटा इस तरीके से, क्योंकि ये तकरीबन बीच के डिस्टेंस में आ गए, यहां के करीब, ये बिल्कुल इस तरीके से होते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो इससे क्या होगा, जो उनका जो साइज है ना वो शफल कर जाए। अब अगर साइज हमारा शफल कर गया बेटा, तो उस केस में क्या होगा ये समझिए, उस केस में हमारी जो रेडियस है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को।
तो यहां से जो रेडियस निकलती है, अब इस पूरे ऑपरेशन के बाद जो बीच का डिस्टेंस है d, इसे जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, वो जो रेडियस निकलती है वो होती है दैट इज मेटेलिक रेडियस। उसे हम बेटा मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। इसके लिए जो मॉडल अपनाया गया था बेटा वो था इलेक्ट्रॉन्स इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 12th में भी इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे। पर जनरली मेटल जब होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, वो इलेक्ट्रॉन दोनों नेबरिंग चारों के चारों जो न्यूक्लियस उसको अफेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे जो रेडियस निकलेगी यानी कि डी निकलेगा, डी को हाफ करके रेडियस, वो रेडियस कहलाएगी मेटेलिक रेडियस। हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती बच्चों को कई बार कि सर मेटेलिक रेडियस क्या होती है, तो वो मैंने आपको बताया, दिस इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। फोर्थ की बात करते हैं, दैट इज आयनिक रेडियस। फोर्थ रेडियस इज नोन एज आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ आयंस। तो सबसे पहले हमें यह समझना है बेटा कि आयंस कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक एटम है ए। अब अगर ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दूसरे को दे दे बेटा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा ए पॉजिटिव, जिसे हम कैटायन कहते हैं, दैट इज कैटायन। When an atom lose its electron, it converted into a cation। ये एक भी लूज कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। और जब कोई एटम बेटा जी किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एनायन। तो आयंस आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, कैटायन और एनायन। एनायन क्या, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। कैटायन क्या, जब हम लूज करें, 1 2 3, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होते, वो आप आगे पढ़ो। तो आयन कितने तरीके के हो गए भैया, कैटायन और एनायन। अब मान लीजिए यहां हम इसको मानते हैं एक तरीके से पेरेंट एटम, जिनसे ये बने हैं। ठीक है जी, और इन्हें हम बोल देते हैं बेटा एक तरीके से डॉटर एटम बोल देते हैं, जहां जो इन पेरेंट एटम से फॉर्म हुए। तो यहां आपको यह समझना है बेटा कि कैटायन का क्या होता है, 1 मिनट के लिए समझिए। देखिए अभी हुआ क्या है, कैटायन का मतलब क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। मान लीजिए मैं बात करता हूं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 6। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं 1s2, ये इलेबोरेट करके भी हम आपको बताएंगे, 2s2 और देन 2p। ठीक है जी, ये आपका हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2। तो देखिए अब काम कैसे होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है बेटा जी, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है, समझिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स खास करके, ये क्या करते हैं बेटा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है, ये करते हैं उसको रिपेल, तो वो दूर जाता है। ठीक है, और ये खेल चलता रहता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, बीच के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, और जहां जाके वो रुक जाता है, समझिएगा वही एटॉमिक रेडियस हो जाती है। भाई ये इसको बाहर धक्का दे रहे हैं, कहता जी क्यों दे रहे हैं भाई, नेगेटिव नेगेटिव है ना, दोनों पे नेगेटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, बीच में कहीं जाके सेटलमेंट होगी, जहां वो रुक जाएगा वो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, वो मैक्सिमम दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब शुरू में क्या हुआ था बेटा जी, 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन हो गए 5, प्रोटॉन अब भी 6 हैं। इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं पर प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
यानी अब इनका काम क्या था, याद कीजिए, इनका काम था अट्रैक्शन, इनका काम क्या था, कहीं ना कहीं रिपल्शन। डीपली भी बताऊंगा मैं इनको, जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज, स्लेटर रूल, सब अभी फंडामेंटली समझते हैं। तो पहले क्या था, 6 का मुकाबला 6 से था। अभी क्या होगा, एक तरफ तो 6 ही है, एक तरफ 5 रहेगी। तो सोचिए, ये वाली जो साइड है ये डोमिनेट कर गई ना। अब इसका काम क्या था, इसका काम था अट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, आपका जो अट्रैक्शन वाली फोर्सेस है वो बढ़ जाती है बेटा, और साइज कम हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जो भी पेरेंट एटम है, कैटायन का साइज हमेशा उससे छोटा पाया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत जनरल बताया अभी मैंने आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट एक बार दिमाग में थोड़ा बना भाई, 6 और 6 में मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला चल रहा है, अचानक से यहां एक छोड़ गया, ये क्या करेंगे, डोमिनेट कर जाएंगे ना। और इनका काम क्या है, इनका काम है अट्रैक्शन। तो अगर ये खिंच गए, सोच के देखिए, यहां थे, खिंच के इधर आ गए, तो साइज क्या हुआ, साइज कम हो गया। तो कैटायन का साइज पेरेंट एटम के साइज से हमेशा छोटा होता है। समझे बात, इस तरीके से चीजें चलती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हालांकि कार्बन बड़ा अच्छा एग्जांपल नहीं है इस चीज के लिए, फिर भी चलो हम लोगों ने लिया है तो देखते हैं। अब एनायन की बात करते हैं। तो अभी शुरू में तो क्या था, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन सॉरी, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो कहानी कैसी हो गई भैया, ये हो गई अपनी कहानी। इस बार क्या हुआ है, रिपल्शन वाले बढ़ गए, अट्रैक्शन वाले सेम रह गए। ये 6 और ये 6, अभी हो गए 7, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। और अगर मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, और दूर जाने से साइज क्या होता है, साइज बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रिपल्शन घटेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 6, यहां भी 6 वहां भी 6। अगर कोई बदलाव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स में है। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, रिपल्शन बढ़ गया तो रेडियस बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन घट गए, रिपल्शन घट गया तो रेडियस भी घट गया। तो याद रखिएगा बेटा, जो एनायन होते हैं, एनायंस इज ऑलवेज लार्जर एटॉमिक रेडियाई देन पेरेंट एटम। ठीक है, ध्यान रखेंगे एटम का कैटायन से और एनायन से क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में आपको बताऊं बेटा, आयनिक रेडियाई इज द रेडियाई ऑफ आयंस। Ions are of two types, cation and anion. If someone lose electron, it convert into cation. But if someone gain electron, it convert into anions. अगर कोई एटम कैटायन बनेगा तो उसका रेडियस कम होगा, और अगर कोई एटम एनायन बनेगा तो उसका रेडियस ज्यादा। क्लियर है ये बात, आप ध्यान रखेंगे बेटा। तो ये होती है हमारी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट, वंडरवाल। अच्छा, अभी मैं सबसे बड़ी कौन सी हुई, एटॉमिक रेडियस को छोड़ दीजिए, आयनिक को, वो एक अलग तरीके से चलती है। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई बेटा हमारे पास, सोच के देखिए, दैट इज वंडरवाल। क्यों, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो चलिए अब एक पॉइंट आता है बेटा, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक